हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर से पटेल के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है, इसके लिए मैंने आपके पार्ट 1 में रेस से एवं बस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए। तो आज हम इसी के सेकंड पार्ट में करेंगे रेसों से बस तक की प्रक्रिया। ये आपका टॉपिक दे रखा है, तो इससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखो, इससे पहले मैंने 36 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसी के आगे का देखते हैं। बस निर्माण के लिए रेसे तैयार करने का सही क्रम है। ABCD में से कौन सा सही होगा? तो बस निर्माण करने के लिए इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, उसके बाद प्रेस करना। ये आपका सही क्रम होगा। ये इसकी डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 38, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा इसमें से कौन सी होगी ABCD में से? तो ये होगी ऑप्शन सी, सिकोड़न, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। नेक्स्ट देखो, एक अच्छा लेबल निम्न में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो ABCD में कौन करता है? ये ऑप्शन डी, कपड़े में तंतु का अंश पर सज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि। ऑल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? तो ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी, टनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? ये इससे मैंने कल वाले पार्ट में भी करवाया था। अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देखिए। तो ऑप्शन ए, गिनिंग। ये इसकी डिटेल है। कल मैंने आपको बताया था कपास ओटना क्या होता है, वो इसी से रिलेटेड था। सूत से बीज अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी गिनिंग कहलाती है। कपास के कोई से बीज, रेसे दोनों उपस्थित होते हैं तो इनको अलग किया जाता है। इन्हें ओटा जाता है, मतलब अलग कर देना हाथ से। हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा इस प्रक्रिया में रेसे में ऊपर से धूलकण, पत्तियाँ, लकड़ी, छिलके, बीज अलग कर दिए जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कपास ओटना या फिर गिनिंग मशीन द्वारा कर देना। नेक्स्ट देखो, इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। तो ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो ये होगा आपका डी, बुनाई। नेक्स्ट देखो, इसकी डिटेल में दे रखा है। निम्न में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? 4 में से 3 आपके लचकदार हैं और 1 नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो है आपका डी, विस्कॉस। बाकी ये न्यूप्रिन, इलास्टेन, स्पेंडेक्स ये सब लचकदार होते हैं। 44, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? तो आपका कोकून। 45, कपड़े की सेल्वेज यानी किनारा वस्त्र की किस तरह से होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन बी, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। ये इसकी डिटेल है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 46, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? सबसे कम असर इसमें से किस में पड़ता है? तो वो आपका पड़ेगा सिंथेटिक रेसे में। सिंथेटिक रेसे में कौन कौन सा आएगा आपका? ये आएगा आपका नायलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, क्रेस्लॉन, ऑरलॉन, एक्रिलॉन, डाइनेल, वेरल, ये सब आपके सिंथेटिक रेसे होते हैं। इन पर फफूंदा कीड़ों का सबसे कम असर होता है। नेक्स्ट देखो, क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो ये आपका प्रोटीन रेशो में। ये इसकी डिटेल है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह होता है। ये संयुक्त परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में अर्थात क्रॉस लिंकेज या साइड चेन के रूप में पाया जाता है। 48, ये कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो कौन सा बनाया था आपका? डी, फेल्ट कपड़ा।
49, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा कर सुखाती भी है कहलाती है, क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी ऑप्शन सी, टेंटरिंग। नेक्स्ट देखो, करगे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है शेडिंग। ये इसकी डिटेल दे रखी है, वीडियो पॉज करके देख लिए। 52, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ताना। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? आपकी टेंटरिंग। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, बुनाई इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है रेशम वस्त्र उससे बनाने की प्रक्रिया। तो ये जूनियर सुपर टेट के साथ साथ सभी क्वेश्चन, अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, डेनिम बनाने में उपयोग आती है, तो ये आती है आपकी ट्विल बुनाई। ये इसकी डिटेल है, वीडियो पॉज करके देख लेना क्योंकि मैं पूरा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है, तो ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण क्या है आपका? खाकी। नेक्स्ट देखो, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तिरछी लकीरें किस बुनाई में की आती है? तो यह की आती है ट्विल में। नेक्स्ट देखो, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए, तो ये आपका ऑप्शन बी, सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग और इस्त्री करना यानी प्रेस। 59, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो ये आपका होगा डबल बुनाई में, 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सी बनावट टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये आपकी साधारण बनावट। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन हरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है? तो ये आपकी ऑप्शन सी, सटन बुनाई। सिक्सटी टू, टोफ्टा निम्न का उदाहरण है, तो टोफ्टा में से किसका उदाहरण है? ये आपका है साटिन बुनाई का वस्त्र। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? ये आपकी साधारण सीम। करगी में रीढ़ का क्या कार्य है? ये आपका ठोंकना, बी। 76 तक है, 76 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। कार्बोनाइजिंग है, कार्बोनाइज में से क्या है? ये आपका है फिनिशिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, मोयरिंग निर्मित होती है, मोयरिंग निर्मित होती है किसके द्वारा? गर्म रोलर्स द्वारा। बिना सिकुड़ने वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, ये किया था आपका सेफराइजिंग के द्वारा, सेफराइजिंग के द्वारा। ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट देखो, ग्लेजिंग दी जाती है, पीजीटी 2013 में पूछा गया, ये किसके द्वारा? गोंद और स्टार्च से। ग्लेजिंग का मतलब होता है कपड़ों में जब चमक लानी होती है ना, तो उसके लिए गोंद और स्टार्च डाला जाता है, इससे वस्त्र एकदम कड़ा हो जाता है, उससे शाइनिंग आ जाती है, तो ये होता है आपका ग्लेजिंग। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? ये आपके ए, यांत्रिक परिसज्जा। क्रैपिंग है, क्रैपिंग क्या है? ये आपका बी, परिसज्जा। फैलने वाले रंग हैं, फैलने वाले रंग कौन सा है आपका? ऑप्शन ए, एसिड रंग। नेक्स्ट देखो, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग में किया जाता है, तो ये आपका होता है वाटिंग। ये इसकी डिटेल दे रखी है। वाटिंग छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूनों को अंकित कर लिया जाता है, फिर नमूने के किस भाग को सफ़ेद रखना है वहाँ मोम को पिघलाकर उसकी एक तह जमा दी जाती है। इस तरह से इसका यूज होता है मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का। नेक्स्ट देखो,
प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका हल्दी के द्वारा। नेक्स्ट देखो, बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, 76 तक क्वेश्चन है, 36 से लेकर 76। प्राकृतिक रंजक है ये आपका ए, अधिक पर्यावरण मित्र और एलर्जी रहित। ये इसकी देखो इतनी सारी डिटेल दे रखी है, इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सल्फर रंजक है ये आपका जल अघुलनशील रंजक है। नेक्स्ट देखो, गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है। तो सी, वायु ऑक्सीकरण। गंधक यानी सल्फर रंजक जल में अविलय परन CO2 वो कार्बन डाइसल्फाइड नामक द्रव में अति विलय है। इन सल्फर रंजकों का उपयोग सूती वस्त्रों पर सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में होता है। नेक्स्ट देखो, इनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। तो किसे रंगने की विधि है इनियन रंगाई? ये आपके तंतु को रंगने की, इसकी डिटेल लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो 78, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसके बाद हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है ना, सजीव निर्जीव जीव जगत सजीवों का वर्गीकरण, तो इसी में से सजीव और निर्जीव वाला पार्ट करेंगे। सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो क्या क्या लाएंगे इसमें से? तो इसमें से वही आएगा आपका सल्फर रंजक, इसी को गंधक कहते हैं, सल्फर को ही। तो फ्रेंड्स, आज का ये जितने भी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, ये मैंने सभी इसी वीडियो में करा दिए हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। टॉपिक वाइज जो चल रही है सीरीज, ये ऐसे ही चलती रहेगी जब तक पूरा नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच।